Hey my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीजनिंग और साथ ही साथ में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है ये हम जानेंगे इन डिटेल। बिसाइड्स एनालॉजी क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग हमने स्टार्ट कर दिया था एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन दी चैप्टर नंबर 8 दैट इज रीजनिंग। इस पर्टिकुलर रीजनिंग टॉपिक के अंदर आप देखोगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एनालॉजी क्या होती है, और सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं बस एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल भी बड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको बस बताना है कि आपको मतलब आप किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो या कैसे उन्हें समझने की कोशिश करते हो। ओके, रीजनिंग इज समथिंग अपने विवेक को यूज करना, लाइक व्हाट योर माइंड सेज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अभी समझो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या लगता है तो उसको देख के आप क्या समझने की कोशिश करते हो, किस तरह से इंटरप्रेट करते हो, बस इतना, अभी इतना बेसिक समझो। लास्ट तक आते आते आपको रीजनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रीजनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द एग्जाम्पल इज दिस कि मान लो आप हो रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, और रेलवे स्टेशन पे आप भी किसी ट्रेन वगैरह का वेट ही कर रहे हो, ऑब्वियस है, और सडनली आप देखते हो कि कोई पर्सन है जो बहुत तेजी से भागते हुए जा रहा है, ठीक है। आप देखते हो कोई पर्सन है जो बड़ी ही तेजी से भागते हुए जा रहा है। अब जब भी आप ऐसा देखते हो तो आपके मन में क्या क्या चीजें आती हैं, आपको क्या लगता है कि भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, ठीक है। लाइक ऐसा तो है नहीं कि रेलवे स्टेशन पे सब भागते ही रहते हैं, है ना, तो सब ऑब्वियस है कि ट्रेन के लिए आए होंगे, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा है, बट सडनली यू सी अ पर्सन जो कि भाग रहा होता है। ओके, अब आपके मन में क्या क्या चीजें आएंगी इस भागते हुए इंसान को देख के। सो सबसे पहली चीज जो हम सभी के मन में आएगी, सबसे पहली चीज, ठीक है, जनरल है, सबके मन में आएगी कि पक्का इसकी कोई ट्रेन छूटने वाली है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे भाग रहा है मतलब पक्का इसकी कोई ट्रेन छूटने वाली है इसलिए ये भाग रहा है। ये फर्स्ट चीज, ये फर्स्ट एक इंस्टेंस हम बनाते हैं कि यार इसकी ट्रेन छूट रही है इसलिए ये भाग रहा है, ठीक है। यही सबके मन में आया होगा, है ना, कि कोई पर्सन भाग रहा है मतलब ट्रेन छूट रही है। सेकंड, और आप क्या सोच सकते हो कि क्यों भाग रहा है, तो हो सकता है इसका कोई सामान वगैरह छूट गया होगा, मे बी ट्रेन में छूट गया होगा तो उसको लेने के लिए ये भाग रहा है ना। हमको ऐसा लग सकता है ना कि हो सकता है अगर ट्रेन की बात नहीं है तो इसका कुछ सामान वगैरह छूट गया होगा, उसके लिए भाग रहा होगा। ऐसा तो नहीं है सिमरन के लिए भाग रहा है, पता है ना वो डीडीएलजे वाली है ना शायद से, वो सिमरन का हाथ पकड़ रहा है, वो भाग रही है, ऐसा वाला कुछ सीन नहीं है ना, ऐसे नहीं सोचना उधर मूवीज वगैरह वाला। सो हो सकता है उसका कोई सामान छूट गया हो या उसकी ट्रेन छूटने वाली है या वो किसी को सी ऑफ करने के लिए आया है रेलवे स्टेशन पे, जिसकी ट्रेन निकलने वाली है, वो थोड़ा सा लेट हो गया तो थोड़ा जल्दी में जा रहा है ताकि जल्दी से उसको सी ऑफ कर दे, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हम बना सकते हैं, है ना, कि अगर कोई किसी भी पर्सन को देख के हमको ऐसा लगता है हाँ ये पर्टिकुलरली ये एक काम के लिए यहाँ पर है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक सुबह सुबह आपको कोई पर्सन है बिल्कुल जो है अच्छे से रेडी वेडी होके कहीं निकल रहा है, तो हमको देखो बिल्कुल सुबह सुबह की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमको ऐसा लगता है कि यार कुछ ज़रूरी काम से जा रहा है। इतनी सुबह नॉर्मली लोग जाते नहीं हैं। आपका पड़ोसी है, ठीक है, आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी जो है वो रोज़ 10 बजे उठते हैं, ओके, लेकिन आज जो है वो 6 बजे उठ गए, है ना, आज वो 6 बजे उठ गए। मेरे जो पड़ोस में रहते हैं ना वो बहुत ध्यान रखते हैं इन सारी चीज़ों का, सबके पड़ोसी होते हैं ऐसे। तो वो अब भैया आपके जो नेबर में हैं तो वो कहीं जाना है उनको, तो सुबह सुबह 6 बजे उठ गए, तो अब आपको लगता है यार इतनी सुबह उठे हैं, कुछ ज़रूरी काम से जा रहे होंगे, आज पक्का इनके यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है इसलिए ये इतनी सुबह उठे हैं। तो हम क्या करते हैं जनरली सिचुएशंस को देख के कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे मन में आती हैं कि ऐसा हो रहा होगा या ये एक चीज़ होगी, और फिर फाइनली हमें कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी पर्सन की ट्रेन छूट रही, मतलब भाग रहा है कोई पर्सन रेलवे स्टेशन पे, तो हम सीधा कंक्लूड कर देते हैं उस एक चीज को देख के कि इसकी ट्रेन छूट रही है इसलिए ये भाग रहा है, ठीक है, इसकी ट्रेन छूट रही होगी इसलिए ये जो इंसान है ये भाग रहा है,
ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें रीजनिंग के इंस्टेंसेस भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो रीजनिंग दो तरह की होती है, मैं अभी आपको उसी पर ही लेके जा रही हूँ, है ना। यहाँ से हम सीधे इसी एग्जाम्पल से रीजनिंग पर पहुंचेंगे, आपको बस ध्यान से सुनना है। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब देखो रीजनिंग दो तरह से होती है, रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव। ठीक है, एक कौन सी होती है, इंडक्टिव, एंड सेकेंड इज डिडक्टिव। डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये क्या है, दो तरह की रीजनिंग। आपने इंक्रीज डिक्रीज तो पढ़ा ही है ना, ये तो सबने मतलब बचपन से ही पढ़ा है। तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि जैसे आगे डी ई लिखा है तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज की बात कर रहा है, ओके। और यहाँ पर इंक्रीज लिखा आई एन है तो ये इंक्रीज से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। कभी आप डिडक्टिव इंडक्टिव पढ़ो तो आप उसको कैसे याद रखोगे हमेशा के लिए, तो ये जस्ट एक छोटी सी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है। सो व्हेनेवर, जब भी आप किसी जनरल एक अजम्पशन से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचते हो, दैट इज डिडक्टिव। जैसे सिंस योर प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट people run on the platform to catch a train, so you could conclude that this person is getting late and is running to catch the train। मतलब कि सॉरी, आप जब भी कभी रेलवे स्टेशन पर थे तो आपके ज्यादातर जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे आपने यही देखा है कि भाई कोई पर्सन भाग रहा है तो इसलिए भाग रहा है रेलवे स्टेशन पे क्योंकि उसकी ट्रेन छूट रही है। लाइक आउट ऑफ 100 99% लोगों का कहना यही होगा कि अगर वो भाग रहा है तो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस उसको देखकर यही होगा कि वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसकी ट्रेन छूट रही है। ठीक है, उसकी ट्रेन छूट रही है इसलिए वो भाग रहा है। और ये हमने पहले भी देखा है कि जनरली लोग रेलवे स्टेशन पे भागते हैं तो मेन रीजन जो होता है 100 में से 99% लोगों का वो यही होता है कि हमारी ट्रेन छूट रही है। ठीक है, सो द काइंड ऑफ रीजनिंग दैट बिगिंस विद एन अजम्पशन इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। तो जब भी आप कुछ इस तरह का अजम्पशन करते हो जहां पर आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जहां से आप जनरल से पर्टिकुलर किसी चीज को कंक्लूड कर रहे हो, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके अंदर जनरल अजम्पशन क्या है आपका कि कोई भी अगर रेलवे स्टेशन पर भाग रहा है तो उसका मेन जो कारण है वो है कि उसकी ट्रेन छूट रही है, सबको ऐसे ही लगता है, तो ये एक जनरल अजम्पशन हो गया। और फिर इसी को आपने फाइनली कंक्लूड कर दिया कि ये इसीलिए जो है भाग रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसा हम में से जितने भी लोग सोचते हैं या जितने भी लोगों को लगता है कि ये इसीलिए भाग रहा है, तो हम कहीं ना कहीं डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम डिडक्टिवली सोच रहे हैं। Thus, deductive reasoning begins with making a general assumption that you know or believes to be true and then drawing a conclusion, a specific conclusion based on this assumption। तो आप क्या करते हो, आप एक जनरल assumption बनाते हो जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यही सही है, 99.9% आपको लगता है कि यही सही है जो मैं सोच रहा हूँ, और फिर उसी के बेसिस पर आप कंक्लूड कर देते हो। ठीक है, उसी बेसिस पर फिर आप क्या करते हो, कंक्लूड कर देते हो कि हाँ जो मैंने बोला है वही बिल्कुल सही है। क्लियर, गेटिंग, ये होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो जनरल से जब आप पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हो, एक इन जनरल व्यू पॉइंट जो हम सबको लगता है, तो आपने भी उसी को सोचा और फिर आपने उसको सही मान के स्पेसिफिकली कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये भी ये पर्सन जो है ये इसीलिए यहाँ पर भाग रहा है क्योंकि इसकी कोई ट्रेन छूट रही है। So in other words, it is reasoning from general to particular, एक जनरल assumption और फिर उसके बाद में आप पर्टिकुलरली उसी को जाके कंक्लूड कर देते हो। अब जैसे यहाँ पर आपका जनरल assumption क्या है कि लोग प्लेटफॉर्म पर इसीलिए भागते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन छूट रही होती है, और ये जो इंसान है ये भी प्लेटफॉर्म पर इसीलिए भाग रहा है, तो इसीलिए हमारा ये एक जो assumption था ये बिल्कुल सही हो जाता है कि वो ट्रेन के लिए लेट हो रहा है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। और आपने बाद में देख भी लिया कि ये पर्सन ट्रेन में ही जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कि हाँ देखो ट्रेन में ही चढ़ा है ना, पक्का मेरा जो कहना है वो सही है। गेटिंग, सो जनरल assumption क्या था कि गेटिंग लेट दैट्स व्हाई रनिंग, और इसी को हमने सही मान लिया।
और फिर जब हमने बाद में देखा कि एग्जैक्टली ये सच में ही लेट हो रहा था और ये इसलिए भाग रहा था, तो हमने कहा कि हाँ, हमारा जो अजम्पशन था वो बिल्कुल सही है। तो जब भी हम इस तरह से सोचते हैं कि इन जनरल क्या चल रहा है और फिर हम उसके बारे में जो है पर्टिकुलर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज जनरल टू पर्टिकुलर। मतलब ये एक आपकी बड़ा जनरल मतलब जो ज्यादा लोग मानते हैं, और पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक की आप बात जब कर रहे होते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम में 100 पीपल हैं और 100 पीपल को हम एक एक्ट दिखाते हैं, एक फिल्म दिखाते हैं जिसमें एक पर्सन रेलवे स्टेशन पे भाग रहा है। उस 100 में से अगर 90% पीपल ये बोलते हैं या 80% पीपल ये बोलते हैं कि ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसकी ट्रेन लेट हो रही है, तो ये एक जनरल व्यू पॉइंट है, सबको ऐसा लगता है या मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा लगता है। पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक व्यू पॉइंट आपने देखा, तो फिर बाद में आपने देखा कि हाँ यार वो लेट हो रहा था इसलिए भाग रहा था, ट्रेन में चढ़ चुका है अब वो, तो आप पर्टिकुलर हो गए, उस एक चीज को लेके स्पेसिफिक हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम लार्जर से छोटी यूनिट पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको आप डिक्रीज के साथ में रिलेट कर सकते हो। क्लियर। सो जब भी आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हो तो हो रही है डिडक्टिव रीजनिंग। तब क्या होता है, तब होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इसी का बिल्कुल उल्टा है कि आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो। ओके, फ्रॉम पर्टिकुलर यू आर मूविंग टुवर्ड्स जनरल। ओके, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से याद कर सकते हो। ये जस्ट एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने का कि डिडक्टिव है तो कैसे हमेशा के लिए याद रहेगा और इंडक्टिव है तो हमेशा कैसे के लिए याद रहेगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक मत लगाने लगना, लॉजिक लगाओ बस इंडक्टिव और डिडक्टिव के ऊपर, ठीक है। कि जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो अगर आप जनरल से पर्टिकुलर एक असम्पशन बना रहे हो या पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस एक चीज को बोल रहे हो तो वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग है। और अगर आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो तो फिर आप मानते हो कि हाँ ये इंडक्टिव रीजनिंग है। आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं किसी चीज की इंडक्टिव रीजनिंग की। अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं ना, डिडक्टिव को। सो वन मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग एंड जनरली पीपल डू कमिट सच मिस्टेक्स इन डिडक्टिव रीजनिंग इज दैट यू अज्यूम but do not always know if the basic statement or assumption is true. If the base information is not true, that is people also run on the platform for other reasons when your conclusion would be invalid or wrong. जैसे यहाँ पर आप एक माउस को देखो, इस माउस को ऐसा लगता है कि जो कैट होती हैं, जितनी भी कैट्स होती हैं सबके 4 पैर होते हैं, मेरे भी 4 पैर हैं तो मतलब मैं भी कैट हूँ, ठीक है। इसने एक जनरल अजम्पशन कर लिया। जनरल अजम्पशन क्या कि जितनी भी कैट्स होती हैं सबके 4 पैर होते हैं, और ये स्पेसिफिक पे क्या आ गया कि मेरे भी 4 पैर हैं मतलब मैं भी एक कैट हूं, ठीक है। अब इसका अजम्पशन क्या है, टोटली रॉन्ग है। इसका जो अजम्पशन है वो टोटली रॉन्ग है, इनवैलिड है। तो मतलब कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है ना। इसका अजम्पशन यहाँ पर बिल्कुल गलत है कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। ये सेम मिस्टेक हम सब भी करते हैं जब हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम डिडक्टिव रीजनिंग में कोई एक जनरल अजम्पशन बना लेते हैं और हम उसी को सही मान लेते हैं और कभी भी जानना नहीं चाहते हैं या कभी भी जो रियलिटी है उसको नहीं जानते हैं और उस अजम्पशन में ही जीते हैं, ठीक है, तो बहुत बार हो सकता है कि जो रिजल्ट्स हों वो रॉन्ग या इनवैलिड आ जाएं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो लास्ट तक आते तक पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। सो देखो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, है ना। सॉरी। तो रीजनिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। रीजनिंग 2 तरह की होती है, एक डिडक्टिव होती है, एक इंडक्टिव होती है। जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल। समझ में आया। ये 2 तरह की रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम ये एक चीज करते हैं कि इन जनरल जो हमको दिख रहा है हम उसी को सच मान लेते हैं और हम उसी को सच मान के चलते रहते हैं। बस चलते रहते हैं का मतलब कि हमको लगता है कि बस यही सच है और इसी के साथ में हमको जीना है। हम कभी उसकी बेस रियलिटी को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि जैसे हमको दिखा कि पर्सन रेलवे स्टेशन पे भाग रहा है तो मतलब पक्का ट्रेन छूट रही होगी इसलिए भाग रहा है। आपको पता ही नहीं है कि भाई वो क्यों भाग रहा है। हो सकता है उसका बैग छूट गया और ट्रेन के अंदर, हाँ हो सकता है उसका कोई फ्रेंड है जिससे वो मिलने जा रहा है जो ट्रेन के अंदर बैठा और ट्रेन जाने वाली इसलिए वो भाग रहा है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है ना। रीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है। आप बस जनरल देख के एक व्यू पॉइंट बना लो, दैट इज नॉट ट्रू। हाँ अगर वो सच में मतलब भाग रहा है और उसकी ट्रेन छूट रही है तो फिर आपकी डिडक्टिव रीजनिंग सही है। लेकिन अगर वहां पर अजम्पशन गलत निकल गया तो आप कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो जाते हो।
है ना। जैसे माउस को लगता है कि सारी बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, तो मतलब मेरे 4 पैर हैं तो मैं भी बिल्ली हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत बार जो है रॉन्ग प्रूव भी हो सकते हैं, हो सकता है हमारा कंक्लूजन गलत हो। इंडक्टिव रीजनिंग होता है इसके बिल्कुल अपोजिट। इसमें यह होता है कि जैसे मान लो आपको दिख रहा है कि पर्सन रेलवे स्टेशन पे भाग रहा है, तो आप तुरंत उसको देख के कंक्लूजन नहीं बनाओगे। पहले आप देखोगे कि भाई भाग रहा है तो पहुंचा कहाँ तक, ठीक है। अब भाग रहा है तो आपने देखा कि यार भागते भागते ये ट्रेन के अंदर चढ़ा, और ट्रेन में जैसे ही एंटर करता है कुछ ही सेकंड्स में एक बैग इसके हाथ में होता है, उस बैग को लेके ये बाहर आ जाता है, ठीक है। गया था तो खाली हाथ गया था, लेकिन जाता है बैग उठाता है और वापस आ जाता है। तो फिर आप समझते हैं अच्छा इसका कोई सामान छूट गया था, तो ये उस सामान को लेने के लिए गया था। समझ में आया? तो आपने पर्टिकुलर चीज को समझ लिया कि मेन रीजन क्या था, आप पर्टिकुलर पर आ गए कि सबसे पहले आपने देखा कि वो पर्सन ट्रेन के अंदर गया, उसने बैग उठाया और बैग उठा के फिर वो बाहर आ गया। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर चीज होगी। और फिर इसके बाद में आपने एक जनरल अजम्पशन बनाया, ठीक है। फिर आप कहां पर, सॉरी हाँ, फिर आप जो है एक जनरल पर पहुंच जाते हो कि इसीलिए ये पर्सन जो है रेलवे मतलब स्टेशन के ऊपर भाग रहा था। और ज्यादातर लोग रेलवे स्टेशन पर भागते हैं तो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर ये जो पर्सन भाग रहा है उसका जो रीजन है वो ये है कि इसका बैग जो है छूट गया था। दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। समटाइम्स यू वुड एनालाइज दैट other possible reasons and observe what the man is actually doing and then draw a conclusion about his behavior, ठीक है। तो पहले आप देखते हो कि भाई उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, फिर आप कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो। रीजनिंग दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। तो जब भी आप स्पेसिफिक फैक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर फिर आप कोई जो है कंक्लूजन देते हो उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बाद में आप एक जनरल व्यू पॉइंट पर जाते हो, फिर आप एक जनरल कंक्लूजन देते हो, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग इज ड्रॉइंग अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। किसी चीज को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करके इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जैसे ये जो पर्सन है ये भाग रहा था और इसकी ट्रेन में कुछ सामान छूट गया था, तो ये वो सामान को लेकर आ गया। पर बहुत बार लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनका सामान छूट जाता है या उनकी ट्रेन छूट जाती है, जिसकी वजह से वो हमको रेलवे स्टेशन पर भागते हुए दिखते हैं। तो आपने पर्टिकुलरली इस पर्सन की बात कर ली, फिर आप एक जनरल कंक्लूजन पर आ गए कि बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में हो जाती हैं, ठीक है। So, in the earlier example, you observe the other person's subsequent action or actions such as entering into the train compartment and returning with a bag. So, based on your observation, you would conclude that the person had left his bag in the train. तो अब आपने कंक्लूजन कर दिया कि हाँ भाई इसका बैग छूट गया था, इसीलिए ये जो है भाग रहा था रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो आपने पहला ऑब्जर्व किया, फिर आप एक कंक्लूजन पर आए। बट इसमें भी एक मिस्टेक होती है जो जनरली हम करते हैं कि हम जो है बहुत बार कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हम उसकी बात नहीं करते। लाइक फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट कंक्लूजन। देखो इसका एक और एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई न्यू टीचर आती हैं जो अब से आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो टीचर हैं, फीमेल टीचर हैं मान लो, ठीक है। तो आपने देखा कि जो टीचर हैं वो बहुत ही बढ़िया से मतलब अच्छे से रेडी वेडी होकर आई हैं, लेकिन फेस से बड़ी ही जो है मतलब उनका फेस थोड़ा सा ऐसा है कि देख के लगता है कि यार बहुत गुस्से वाली होंगी, ठीक है। ऐसा लगता है कि देख के बहुत ही गुस्से वाली होंगी और उनके बहुत ही जो है लंबे लंबे बाल हैं, सारे खोल बोल के आई हैं वो, और मतलब फैशन को भी पसंद करती होंगी, ठीक है। हमने ऐसे हमने बोल दिया क्योंकि इन जनरल हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे टीचर्स को देखते हैं डेली। तो हमने हमारे जो न्यू टीचर आए हैं हमने उनको देखा, और जब वो हमारे क्लास के अंदर आए, उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा मैम ने, तो हमने देखा कि उनका थोड़ा सा जो वॉइस है वो भी बड़ी लाउड सी है, और स्टार्टिंग में बस 2-4 ही लाइन उनने बोली थी। अब देखो क्योंकि आपने उनको पहले ही देख के एक ऑब्जर्वेशन उनको करके आपने ये एक चीज़ समझ ली थी कि यार ये ना बड़ी ही मतलब गुस्सैल होंगी, और आपको ऐसा लग गया था कि ये तो ऐसी होती, क्योंकि इन जनरल आप देखते हो कि इस तरह के फेसेस जो होते हैं, मतलब बहुत सारे, कुछ लोगों के फेसेस होते हैं बड़े स्माइली फेसेस होते हैं, उनके फेस पे हमेशा स्माइल होती है। कुछ लोगों के फेसेस होते हैं जो मतलब हमेशा बिल्कुल शांत रहते हैं, एक कामनेस दिखती है। कुछ लोगों के फेसेस देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही गुस्से वाले होंगे, भले वो हो या ना हो बट दिखता है ना।
तो हम एक जनरल अजम्पशन बना लेते हैं कि ऐसे दिखने वाले जितने भी लोग होते हैं वो बड़े ही गुस्से वाले होते हैं। तो आपने अपनी टीचर को लेके भी एक जो है वो कर दिया, एक मतलब आपने अजम्पशन बना लिया कि ये बड़ी ही गुस्से वाली मैडम है। ये आपका एक जनरल अजम्पशन बन गया। आपने सारे बच्चों को बता दिया ऐसा ऐसा है। अब सारे बच्चों ने सोच लिया कि मैडम को पढ़ाना आता नहीं, बस गुस्से ही करती है पूरे टाइम, ठीक है। तो जब वो आपकी क्लास में पढ़ाने आई तो एक जनरल अजम्पशन आप सबके अंदर चल ही रहा था कि ये गुस्से वाली है, ठीक है। और मान लो आप में से कोई बच्चा मस्ती कर भी रहा था उस टाइम, तो उन्हें डांट भी दिया, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, ठीक है। उन्हें डांट भी दिया, वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी, लेकिन एक अजम्पशन हमारे मन में बन जाता है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा और हम उसी को सही मान लेते हैं। ये क्या है? ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। बट सेकेंड कंडीशन, मान लो टीचर आपकी क्लास में आई और आपने अच्छे से उनको सुना, ठीक है। भले ही उनके फेस से आपको लग रहा था कि वो गुस्से वाली हैं, बट आपने कहा नहीं, पहले उनको स्टार्ट करने दो, पहले उनको बोलने दो, पढ़ाने दो। जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने देखा अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया है और ये तो बहुत अच्छी है। तो ये एक आपका पर्टिकुलर, और फिर आपने यहाँ से आके एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, ये एक पर्टिकुलर हो गया। और फिर आप एक जनरल पर पहुँच गए कि जो भी न्यू टीचर्स आते हैं उनको हमेशा पहले हमको देखना चाहिए, फिर उसके बाद में हमको जो है कोई कंक्लूजन पर पहुँचना चाहिए। क्लियर? तो पर्टिकुलर से जनरल पे जा रहे हो इंडक्टिव, जनरल से पर्टिकुलर पे जा रहे हो दैट इज डिडक्टिव। और अब आ जाओ इस एक कंसेप्ट पर जो कि है रीजनिंग। यहां से अब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। अभी थोड़ा सा ऐसा बिखरा बिखरा सा लग रहा था ना कि सारी चीजों को हम समेट रहे हैं, बट अब आपको एक बिल्कुल लाइन में सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये जो हमने इतना कुछ डिस्कशन किया है, इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि जब भी हम किसी चीज को कंक्लूड करते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट अ कंक्लूजन। आप किसी भी चीज को देखते हो, सुनते हो, कुछ भी करते हो, तो हमेशा आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हो, उसको एनालाइज करते हो, फिर आप किसी एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो। जैसे मैंने अभी आपको एक टीचर का एग्जांपल दिया है ना, तो जैसे मान लो जिस दिन न्यू टीचर आपके स्कूल में आई थी उस दिन आप किसी रीज़न से एब्सेंट थे, आप नहीं जा पाए थे, बट उन टीचर को लेके सारे व्यू पॉइंट्स आपको मिल चुके थे कि टीचर बड़ी गुस्सैल दिखती हैं, आपके किसी फ्रेंड ने बताया होगा, आपको किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि अरे वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत स्वीट हैं, आपको किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि अरे वो तो बहुत डांटती हैं, चिल्लाती हैं। आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिले थे। बट आपने क्या किया, जब नेक्स्ट डे आप स्कूल गए तो पहले आपने शांति से बैठे, आपने कहा पहले मैं टीचर को देखूंगा वो कैसे पढ़ाती है। लाइक आप जज नहीं हो, आप किसी टीचर को जज नहीं कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट एक हम सबका व्यू पॉइंट तो होता ही है ना। तो अब जब आपकी टीचर आई तो आपने पहले पढ़ा, ठीक है, तो आपको बहुत स्वीट लगी, आपने देखा कि हाँ यार अच्छे से तो पढ़ाती हैं, सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर देती हैं। तो आपने हर एक इन्फॉर्मेशन को गैदर, आपके पास में हो चुकी थी इन्फॉर्मेशन, पहले ही आप तक आ चुकी थी, आपने उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया और फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि नहीं, टीचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए। तो ये होती है रीजनिंग। जब आप क्या करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है ना, तो इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, गैदर। ये पेन क्यों नहीं चूज हो रहा है, हाँ छोड़ो। सो क्या करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उस सबको हमको करना है गैदर। गैदर करने के बाद में हमको इंफॉर्मेशन को करना है एनालाइज, ठीक है। एनालाइज मतलब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, ऑब्जर्व करना है, फैक्ट्स वगैरह देखना है, और फिर फाइनली पहुंचना है एक कंक्लूजन पर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रीज़न क्या होता है, जब आप चीज़ों में अपने क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस एक व्यू पॉइंट को रखते हो। तो यहाँ पर हम रीज़न कैसे फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास में वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट उस वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन में से हम क्या चीज़ें हैं उसको पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम अपने लेवल पर उसको एनालाइज करते हैं, और फिर एनालाइज करने के बाद में हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुँचते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। समझ में आया? जैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप दिन भर में ना जाने कितनी चीज़ों को देखते होगे, कितनी चीज़ों को सुनते होगे। बहुत बार होता है ना सुनी सुनाई बातें, तो सुनी सुनाई बातों पर बिलीव ना करने से बेटर है कि आप रीजन करो, आप देखो कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, ठीक है, और फिर उस रियलिटी को देख के एनालाइज करके फिर आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो, तो वो एक चीज़ समझ में आती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रीज़न। जब भी आप ये देखते हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ हो रही है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या लॉजिक है, और इन सारी चीज़ों को मिला के फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक चीज़ को बिल्कुल कंक्लूड कर देना कि ऐसा है तो इसका कारण ये है, वो होता है आपका रीजनिंग। जब आप क्या करते हो,
कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग एंड कंक्लूडिंग, ये एक चीज आप नोट कर लो। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इट एंड कंक्लूजन, ये 3 स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखनी है। अभी और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ऑल? दिस इज रीजनिंग। क्लियर? अब एक बेसिक डेफिनेशन भी हम देखेंगे रीजनिंग को लेके कि एग्जैक्टली रीजनिंग क्या होती है। सो in this sense reasoning is also a form of प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कहीं ना कहीं ये जो रीजनिंग है हमको हेल्प आउट करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि जैसे आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप याद करो हमने जो लास्ट में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे हमने देखा था कि अगर आपको कोई प्ले ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में और वो एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है, डिस्कस किया है ये हमने पहले, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो आप पहले देखो तो आपके आसपास में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप उसको एनालाइज करना स्टार्ट करो, उसके सॉल्यूशन को ढूंढो और फिर आप एक किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचो। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमेशा अपने रीजन को यूज कर सकते हो, ठीक है। The goal is to determine what conclusion can be drawn from certain given information। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है हम उससे किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर जो साइंटिफिक रीजनिंग होती है वो इंडक्टिव होती है। जब भी आप किसी साइंटिफिक चीज़ को पढ़ते हो तो वो ज़्यादातर किस तरह की नेचर में होती है? इंडक्टिव, मतलब किसी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ पर पहुंचना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, तो हम चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ थिंकिंग क्या होता है, हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट क्या होता है, अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ थिंकिंग हमने अलग से पढ़ा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट हमने अलग से पढ़ा। हमने पहले थिंकिंग होता क्या है उस एक चीज़ को समझा, फिर हम आए कि थिंकिंग जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे आगे आगे बढ़ रहा है, कैसे हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग ही हर एक चीज़ का बेस होती है, और अलग अलग डायमेंशंस को समझना, लाइक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम थिंकिंग करके, हम कैसे अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं थिंकिंग करके। तो ये आपने अलग अलग करके पढ़ा, पर्टिकुलर पढ़ा, और फिर आपने उसको एज अ होल पढ़ा कि दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग। सो अब आप इसको पूरा कंक्लूड कर सकते हो, आप जितना आपने पढ़ा आप उसका एक पूरा सार निकाल सकते हो ना कि मैंने थिंकिंग पढ़ा तो मैंने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी। मैं अभी आपसे बोलूँ कि आपने जितना भी पढ़ा थिंकिंग के अंदर वो आप मुझे एक बार कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करो या कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करो तो आप मुझे बिल्कुल शॉर्ट में बता सकते हो, है ना, कि मैम हमने इस चैप्टर के अंदर ये इतनी चीजें पढ़ ली हैं। तो जितना इंफॉर्मेशन है उसको पूरा कलेक्ट करो, एनालाइज करो एंड फाइनली रीच अ कंक्लूजन। यहाँ पर क्या एक चीज बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी, कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी है तो आप हमेशा देखो कितनी पॉसिबिलिटीज उसके अंदर हो सकती हैं। सेकेंडली, जब भी हम साइंटिफिक रीजनिंग करते हैं, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह की बात करते हैं, तो हम हमेशा इंडक्टिव होते हैं कि पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे फिर हम किसी जनरल चीज़ के ऊपर कंक्लूड करेंगे। साइंटिस्ट और ले पर्सन्स ये सभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे इंस्टेंसेस की बात करते हैं और हमेशा जनरल ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों को कवर अप करते हैं जिसके अंदर सारे जनरल रूल्स आ सकते हैं। आप अपने आप से भी ये चीज़ पूछ सकते हो अपने नॉलेज को, मतलब जब भी आप अपने नॉलेज को यूज़ करो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे चाहे आप कोई स्कूल में कोई प्ले कंडक्ट करना चाहते हो, आपको किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो मेरे पास में कितने सारे डायमेंशंस हैं, मैं उन डायमेंशंस को कलेक्ट करूंगा, मैं उसमें एनालाइज करूंगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर मैं एक किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचूंगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे हो, आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो। क्लियर? डिडक्टिव हम बहुत कम यूज करते हैं कि जब आप जनरल से किसी चीज के पर्टिकुलर पर जा रहे हो। इसको और पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी आएगा ये सारा सब कुछ आपको, ठीक है। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या है? आपके रीजनिंग का एक तरीके का ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारे पास में जितनी इंफॉर्मेशन होती है, जितना नॉलेज होता है, हम उसको कलेक्ट करते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो
हमारे पास में जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जितना भी नॉलेज है, हम उसको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में समझेंगे, और जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर समझते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर होता है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, हम ऑब्जर्वेशन करें, हम रियलिटी पे जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ना कि हम हवा में बातें करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम इंडक्टिव नेचर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव नेचर हम ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, जब हम कोई साइंटिफिक स्टडी भी कर रहे होते हैं तब भी हम इंडक्टिव नेचर को ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है रीजनिंग को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं। रीजनिंग इज ऑल अबाउट आपका अपना मतलब बोलते हैं ना, इट्स लाइक कि आपका अपना क्या दिमाग बोलता है करने को, ठीक है। क्या उसमें सही हो सकता है, क्या उसमें गलत हो सकता है, एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करना और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचना, ठीक है। इसी में मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव समझाया। तो डिडक्टिव क्या है कि आप कोई जनरल अजम्पशन बना लो और फिर आप उसको समझने की कोशिश करो और फिर आप उसमें डीप जा रहे हो, या फिर आपने पहले छोटे कंसेप्ट को समझा और फिर आप उसमें धीरे धीरे जनरल तक पहुंच रहे हो। क्लियर? ये डिडक्टिव और इंडक्टिव होता है। क्लियर है? समझ में आया? मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग और डिडक्टिव और इंडक्टिव का जो कंसेप्ट है ये आपको सिर्फ यहाँ पर ही काम में नहीं आएगा। आप जैसे जैसे इसको आगे पढ़ोगे, कहीं भी मतलब हायर जब आप ग्रेजुएशन वगैरह भी करने लग जाओगे, 12th में भी पहुंच जाओगे, तब भी ये कंसेप्ट आपको यूज आएगा। तो इसके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना, और पढ़ेंगे इसके बारे में हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ तक इतना जितना समझाया है उसको याद रखना है ना। नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी एक अनदर फॉर्म ऑफ रीजनिंग होता है, मतलब एक इंडक्टिव है एक डिडक्टिव है, इसी में एक होता है एनालॉगी। एनालॉगी में 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे A is to B as C is to D, मतलब कि A B C D 4 चीजें हैं, है ना, और A B से बिलोंग करता है और C D से बिलोंग करता है। मतलब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है रिलेशनशिप, ठीक है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है रिलेशनशिप, and the relationship between the first 2 parts being the same as the relation between the last 2। तो जो रिलेशनशिप इनके बीच में है वही सेम रिलेशनशिप इनके भी बीच में है, कुछ अलग तो है नहीं। ये एनालॉगी होती है कि A is to B and C is to D, A belongs to B and C belongs to D। जैसे water is to fish, air is to humans, white is to snow, black is a coal। मतलब वाटर से कौन बिलोंग करता है, फिश बिलोंग करती है, तो वाटर इज टू फिश। एयर से कौन बिलोंग करता है, हम ह्यूमंस बिलोंग करते हैं, तो एयर इज टू ह्यूमंस। वाइट है तो वाइट स्नो से भी बिलोंग करती है, तो वाइट इज टू स्नो। ब्लैक है तो ब्लैक कोल भी होता है, तो ब्लैक इज टू कोल। तो ये आप क्या करो, 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करना, ठीक है। और ये जो हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इसको हम एनालॉगीज बोलते हैं। ये एनालॉगीज बहुत बार हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एनालॉजी भी बोल सकते हैं, एनालॉजीज, एनालॉगीज, ये दोनों, ठीक है। तो मतलब एक ही टर्म है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो जो ये एनालॉजीज होती हैं ये हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी बहुत बार हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। They help us in identifying and visualizing the salient attributes of an object or event which would otherwise go unnoticed। इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि वाटर इज टू फिश, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक है वाटर और एक है हमारे पास में फिश। अब फिश बिलोंग्स टू वाटर, है ना, और वाटर बिलोंग्स टू फिश, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। लेकिन इन दोनों को देख के हम इनकी क्वालिटीज, इनके क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। मतलब हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि फिश का कंसेप्ट है तो फिश के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कंसेप्ट पढ़ा है ना हमने चैप्टर नंबर 6, 7, 8, तीनों में ही हमने कंसेप्ट पढ़े, इस चैप्टर में भी हमने कंसेप्ट को पढ़ा है। तो कंसेप्ट बिल्ड करना कि कौन सी चीज किससे बिलोंग कर रही हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना, है ना, विच वुड अदरवाइज गो अननोटिस्ड। और अगर आप इसको अलग अलग ट्रीट करो, लाइक वाटर आप अलग से समझो, फिश का कंसेप्ट आप अलग से समझो, फिर आप उसमें रीजन यूज करो, तो कुछ चीजें शायद हमसे छूट सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने रिलेशनशिप बिल्डअप कर ली, तो अब हम दोनों की प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे और साथ ही साथ में कोई चीज हमसे छूटेगी भी नहीं। तो एनालॉजीज जो होती हैं वो जनरली 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप्स को दिखा रही होती हैं। क्या दिखाती हैं? 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप्स को। एनालॉजीज इज अनदर फॉर्म ऑफ रीजनिंग, ये अलग तरह की रीजनिंग है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उसके बारे में जानो कि क्या क्या चीजें हैं। तो 4 पार्ट्स इसके होते हैं। क्लियर? ये भी आए यहाँ तक समझ में? सो ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स हैं, मतलब स्टार्टिंग लेवल है, इनिशियल लेवल है रीजनिंग को लेके कि रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है।
अगर आपने कभी एनलाइटनमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने रीजन पढ़ा होगा कि रीजन एक चीज होती है, ठीक है। यहां पर लेकिन अभी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल समझना है कि व्हाट इज रीजनिंग। सो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इट एंड कंक्लूडिंग इट। इसमें क्या चीज हो सकती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, और एक और क्या है, एनालॉजीज। आई होप सो सारी चीजें क्लियर है। इंडक्टिव का मीनिंग आपको समझ में आया, डिडक्टिव का मीनिंग आपको समझ में आया। साइंस में हम हमेशा इंडक्टिव रीजनिंग को ही यूज करते हैं, है ना। डिडक्टिव में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारे कंक्लूजन गलत हो जाए, बहुत बार, ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। एनालॉजीज, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को बताना। सब में आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, एनालाइज एंड फाइनली ऑन कंक्लूजन। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक इतने में कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे मैंने कहा था कि लास्ट तक आते आते आपको रीजनिंग समझ में आ जाएगा, तो आई होप सो वो समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे बोल सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या मुझे ये एक और कंसेप्ट है, इसको भी आप मुझे समझा दो, ठीक है। तो वो आपको सारे रिप्लाईज मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। तो यहां तक इतना रीड करके रखना अपने चैप्टर से। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे लेक्चर्स के सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा काम है। आपको जाना है बस गूगल पे और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं, लाइक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CUET, नीट, JEE, सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर सारी क्लासेस हैं। आपको जो भी कोर्स पढ़ना है, जो भी क्लास पढ़नी है, उस पर क्लिक करना। जैसे मान लो आपको K-12 इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, आपने उस पर क्लिक किया। आपको क्लास 11th पढ़ना है, आपने क्लास 11th पे क्लिक किया। या आपको दिख जाएंगे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस। स्क्रॉल करोगे आप और भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे आप देख रहे हो कि वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक करना, उससे रिलेटेड आ जाएंगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उसके सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, और वहां भी सभी के आगे वॉच नाउ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपका वीडियो हो जाएगा ओपन, ठीक है। अब यहाँ बढ़िया से पढ़ो, लिखो, नोट्स बनाओ, नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, कोई और चीज़ पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना, क्योंकि सब कुछ फ्री है, क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो आप भी अपनी पढ़ाई लिखाई को जो है कंप्लीट कर सकते हो ओनली विथ मैग्नेट ब्रेन्स। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और उन्हें कोई फीस भी नहीं देनी है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करना वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।